नमस्कार दोस्तों, अल्फा ऑफिसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम आज से शुरू करने जा रहे हैं आरएएस 2024 के लिए ए टू जेड सीरीज़। इससे पहले हमने आरएएस मेंस के कुछ लेक्चर्स किए थे मेंस से पहले और वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था और उसको देखते हुए हमने इससे पहले कोई एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी अपलोड किया था। तो उसी स्ट्रैटेजी वीडियो के अनुसार अब हम लोग राजस्थान का, इंडिया का, इंटरनेशनल, करंट अफेयर्स और बाकी सारे सब्जेक्ट्स कवर करने वाले हैं। ए टू जेड सीरीज़ का मतलब क्या हुआ कि इसमें हम लोग सब्जेक्ट्स जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके आरएएस में आने वाले, वो सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जाएँगे और वो भी यूट्यूब पर किए जाएँगे। सेकेंडली, जो करंट अफेयर्स है, वो करंट अफेयर्स सारा का सारा चाहे राजस्थान का हो, चाहे इंडिया का हो, वो सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। आज जैसे कि आप ये टाइटल में देख सकते हो, आज जनवरी 2024 का जो करंट अफेयर्स है, वहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। वैसे इसको उल्टा भी शुरू कर सकते थे, सितंबर से भी कर सकते थे, बट लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जहाँ से हम लोगों को शुरू करना है। तो पहले हम लोग कुछ बेसिक चर्चा कर लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें करंट अफ़ेयर्स में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, करंट अफ़ेयर्स को कैसे हम लोग टैकल करें और कितना हम लोग को उसमें कवर करना है और करंट अफ़ेयर्स में भी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रहेगी। तो देखते देखो इम्पोर्टेंस ऑफ करंट अफ़ेयर्स की बात करें, तो अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था कि अराउंड 20 क्वेश्चन्स है ना, किसी साल 23 भी आए हुए हैं, किसी साल 21 भी आए हुए हैं, तो आप देखो 19 भी आ जाते हैं, तो 20 क्वेश्चन अपन एवरेज लेकर के चल सकते हैं कि 20 क्वेश्चन करंट अफ़ेयर्स से हमको मिलने वाले हैं। अब 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं तो करंट अफ़ेयर्स बहुत बड़ा है। करंट अफ़ेयर्स मतलब वैसे अब आपको बताऊँ करंट अफ़ेयर्स मतलब क्या है डेली न्यूज़पेपर। डेली जो न्यूज़पेपर है वही करंट अफ़ेयर्स है। पर क्या इतना सारा करंट अफ़ेयर्स हमको एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है? क्या ये जितना सारा करंट अफ़ेयर्स हम लोग डेली न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, क्या हम उसको याद भी रख सकते हैं? तो उसके लिए हम लोग क्या है बेसिक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स देखो मैं आपको बार-बार बताऊँगा, बार-बार ये चीज़ रिपीट करता रहूँगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस, है ना? सिलेबस वैसे प्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर सिलेबस में जो टॉपिक लिखा हुआ है, जैसे मान लो इकोनॉमिक्स में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लिखा हुआ है, तो वो तो पढ़ कर के ही जाना है। ठीक है? तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस के अनुसार हम लोग देखेंगे कि क्या-क्या करंट अफेयर्स हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो ये 20 क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं ये आपके प्री क्लियर करने में, ठीक है? फिर दूसरी चीज़ और क्या हो सकता है, ये रिलेटेड होता है आपके स्टैटिक पोर्शन से। स्टैटिक पोर्शन मतलब क्या है? जैसे कि आपने राजस्थान की पॉलिटी पढ़ी। अब राजस्थान की पॉलिटी में आपने कोई कमिशन्स पढ़े, अब वो कमिशन्स हुए जैसे मान लो आरपीएससी हो गया, है ना? जो आपका पेपर ऑर्गेनाइज़ कराता है वही कमीशन हो गया। अब आरपीएससी में कोई नया अपॉइंटमेंट हुआ है ना? न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है, तो जब वो न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है तो वो किस आर्टिकल के तहत होता है, ये सारी चीज़ें अपन देख सकते हैं और आरपीएससी किस आर्टिकल में आती है, आरपीएससी का आर्टिकल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये सारी चीज़ें अपन लोग देखेंगे। फिर तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि आपको जब करंट अफेयर्स कवर करने के बाद में मेंस में जो आंसर राइटिंग है उसमें बहुत हेल्प मिल जाती है। क्योंकि आपने देखो आरएएस के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी सुना हो तो यहाँ पर जो डेटा है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके मेंस आंसर राइटिंग में, है ना? जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो फैक्चुअल जो चीज़ें हैं वो आएँगी कहाँ से? ठीक है? जो फैक्ट्स आपके स्टैटिक पोर्शन में है वो तो है ही है, पर आप एडिशनली आपके आंसर को अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हो? तो आप डेटा जो करंट अफेयर्स में है वो डेटा इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये बेसिक कुछ इंपॉर्टेंस है करंट अफेयर्स की। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं पर ये तो आप मान कर के चलो कि ये तो है ही है। ठीक है? इसके अलावा जैसे-जैसे चीज़ें आती जाएँगी, हम लोग थोड़ा-थोड़ा डिस्कस करते जाएँगे। आई डोंट वांट कि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो और सेकंडली मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, इसमें जो करंट अफेयर्स के लेक्चर्स होंगे, वो बाइलिंगुअल होंगे। मैं बोलूँगा, है ना? बाइलिंगुअल होंगे, बोलूँगा तो इंग्लिश में, हिंदी में कंबाइंड ही। जो नोट्स होंगे, वो भी बाइलिंगुअल ही होंगे। जबकि अपन इकोनॉमिक सर्वे से जब स्टार्ट करेंगे, ये खत्म होने के बाद में हम लोग इकोनॉमिक सर्वे स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीटली इंग्लिश में होगा, है ना? वो इंग्लिश में ही होगा और जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स होंगे वो भी कंप्लीटली इंग्लिश में ही होंगे। तो वो हिंदी मीडियम के लिए नहीं है, करंट अफेयर्स कोई हिंदी मीडियम वाला भी देख सकता है, इंग्लिश वाला भी देख सकता है। और दूसरी चीज़ क्या है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या हिंदी मीडियम के भी हैं, तो उनको क्या है अपने आप को इतना ज़्यादा बाइंड नहीं करना चाहिए किसी लैंग्वेज को लेकर के। हाँ, आपकी मेन्स आंसर राइटिंग है तो वो उस टाइम पर किया जाएगा, पर फिर भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों आनी चाहिए। स्पेसिफिकली आप आरएएस के लिए जब प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता है हिंदी भी आपके सिलेबस में, इंग्लिश भी आपके सिलेबस में। तो थोड़ी-थोड़ी कमांड दोनों लैंग्वेज पे होनी चाहिए। एक लैंग्वेज अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है, तो हिंदी इतनी भी वीक नहीं होनी चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए जब आप पेपर 4 जो मेंस का पेपर 4 होगा उसमें। सिमिलरली जो हिंदी मीडियम से हैं उनकी इंग्लिश इतनी भी वीक ना हो जाए। तो इसलिए हम लोग थोड़ा-थोड़ा मिक्सचर देखेंगे ताकि कुछ-कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो अपन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ में आए, थोड़ा बहुत नाम उनका याद रहे। ठीक है? तो ये बेसिक इंपोर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स हो गया। अब देखें तो सबसे बड़ा क्वेश्चन देखो लोगों के दिमाग में आता है हाउ टू कवर और हाउ मच टू कवर। अब कवर करने कितना कवर करना है इसके लिए बेसिक आंसर यही है, जनवरी 2024 से लेकर के और 2025 तक, जनवरी 2025 तक। तो ये जनवरी 2025 तक हम लोग कवर करेंगे। इससे ज़्यादा कोई आपको पढ़ा रहा है तो प्लीज़ पढ़ना मत। इससे कम आप कवर करोगे तो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। इतना 1 साल का जो करंट अफेयर्स है, 1 ईयर करंट अफेयर्स हमको करना ही करना है। इसमें भी हम लोग 2 डिवीज़न करेंगे, जो जनवरी से जुलाई वाला पोर्शन होगा, उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा कंसाइज़ जो वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं वही लेंगे, जबकि
जो जुलाई के बाद में अगस्त से लेकर के और वापस जनवरी 2025 तक का पोर्शन है, वो हम लोग थोड़ा-सा डिटेल देखेंगे। अब डिटेल देखेंगे इसका मतलब क्या है, वो लेक्चर्स थोड़े लंबे होंगे, नोट्स थोड़े से ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो लास्ट के जो पैटर्न्स हमने देखे हैं पिछले आरपीएससी के एग्ज़ाम्स के या फिर आरएएस के ही एग्ज़ाम के, उसमें लास्ट के 3-4 मंथ के जो करंट अफेयर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें थोड़ी-सी डिटेल्स ज़्यादा पूछ लेता है। ठीक है? तो हम लोग देखो इसको, ये तो बात हो गई कितना कवर करना है, जनवरी 2024 से लेकर के जनवरी 2025 तक का हम लोग कवर करेंगे। अब कैसे कवर करेंगे? तो हम लोग हर महीने के जो करंट अफेयर्स हैं, उनके 5 पार्ट्स डिवाइड करेंगे, है ना? 5 पार्ट्स में करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले राजस्थान का करंट अफेयर्स करेंगे। अब राजस्थान का करंट अफेयर्स हमारे लिए दी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये सारे करंट अफेयर्स में से राजस्थान का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा क्योंकि ये राजस्थान का एग्ज़ाम है इसलिए। फिर 5 पार्ट्स में अलग स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स होंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो करंट अफेयर्स होंगे, चाहे फिर वो इसरो से रिलेटेड हो, चाहे फिर डीआरडीओ से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो कुछ ऐसा हो जो मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़ हैं, उनसे डिफेंस से रिलेटेड हो, ठीक है? फिर हम लोग इंडिया में जो करंट अफेयर्स है वो देखेंगे और इंटरनेशनल का हम लोग देखेंगे। तो ये 5 पार्ट्स होंगे, अराउंड 20-30 मिनट्स पर लेक्चर होगा, ठीक है? तो आप देख सकते हो 1 महीने का करंट अफेयर्स आपको 1 डेढ़ घंटे के आस-पास लेक्चर्स मिलेंगे, जो जनवरी से जुलाई वाले होंगे, और जो उसके बाद वाले होंगे वो थोड़े 2 घंटे, ढाई घंटे तक पहुँच सकते हैं, मतलब टोटल लेक्चर्स। पर लेक्चर 20 से 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, है ना? पर्सनली मैं भी ये फ़ील करता हूँ कि इतने ज़्यादा लंबे लेक्चर्स नहीं देखे जाते हैं। आप अगर कोई कोचिंग में या फिर कहीं होते हो, वहाँ पर बैठ कर के 2 ढाई घंटे, 3 घंटे के लेक्चर्स देखना मुश्किल नहीं है। पर फिर भी अगर किसी को लगता हो तो वो प्लेलिस्ट में देख ही सकता है, ठीक है? 20 मिनट के 5 वीडियो चलाएगा तो वो 1 घंटे देख सकता है, ठीक है? तो वो अपने-अपने विवेक पर आप देख सकते हो आराम से, ठीक है? तो ये बात हो गई, 5 पार्ट्स में हम लोग कवर करने वाले हैं एक-एक करके। जैसे अभी राजस्थान का स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग जो राजस्थान का करंट अफेयर्स होगा वो जनवरी से शुरू करेंगे और फिर सितंबर तक हम लोग कवर करेंगे, ठीक है? सितंबर के बाद में अक्टूबर मंथ से हम लोग रेगुलरली जो जैसा-जैसा चलता जाएगा, जैसे-जैसे करंट अफेयर्स आते जाएगा, वैसे-वैसे हम लोग कवर करेंगे। फिर उसके बाद में एक-एक करके स्पोर्ट्स एंड अवार्ड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिया और इंटरनेशनल कवर करेंगे। फिर उसके बाद में इकोनॉमिक सर्वे एंड एवरीथिंग। तो वो जैसे-जैसे आएगा आपको पता चल ही जाएगा। फिर देखो अब इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कौन से होते हैं? अगर मान लो कि मैं बोलूँ कि मैं ये पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है इम्पोर्टेंट क्या है। तो मुझे कहाँ से पता चला? मुझे आरपीएससी ने आकर के तो बताया नहीं है कि कहाँ क्या इम्पोर्टेंट आने वाला है। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स देखे हैं, ठीक है? प्रीवियस ईयर के 10-12 साल के क्वेश्चन्स देखे हैं। आप चाहो आपको वो देखने ही हैं खैर, पर आपको उसमें करंट अफेयर्स वाला नहीं देखना है। हमने वो देखे हैं। हमने वो देख कर के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बार-बार रिपीट होती हैं। मतलब वही वो क्वेश्चन आना ही आना है। तो ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं? जैसे कुछ भी ऐसी चीज़ जो राजस्थान में पहली बार हो रही है, राजस्थान जिसमें फर्स्ट आ रहा है, इंडिया जिसमें फर्स्ट है, वर्ल्ड में पहली बार हो रही है, ऐसी चीज़। या फिर जैसे मान लो कि वर्ल्ड में राजस्थान किसी चीज़ में पहली रैंक पे आ रहा है, इंडिया में राजस्थान पहली रैंक पे आ रहा है, तो ऐसी चीज़ें बार-बार पूछी गई हैं। सेकंडली कुछ इनिशिएटिव्स जो राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा कोई अभियान चलाए जाते हैं, वो इनिशिएटिव्स हों, या फिर इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा कोई इनिशिएटिव्स चलाए जाते हैं जिसमें राजस्थान रोल प्ले करता है, वो थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं। फिर एमओयू की बात करें, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो चाहे तो 2 कंपनीज़ के बीच में हो जो राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर राजस्थान गवर्नमेंट किसी और कंपनी के साथ में कोई एमओयू साइन करता है, तो ऐसे एमओयूज़ भी बार-बार क्वेश्चन में देखे गए हैं। फिर पर्सन इन न्यूज़ जो करंटली कोई ऐसे चर्चित लोग रहते हैं, तो वो बार-बार देखे गए हैं। फिर न्यू अपॉइंटमेंट हमने आपको पहले ही बताया मैंने कि जो न्यू अपॉइंटमेंट होती है, चाहे चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन हो, चाहे आरपीएससी के सदस्य या फिर उसके जो अध्यक्ष हैं वो हों, तो ये सारी चीज़ें न्यू अपॉइंटमेंट्स थोड़ी-सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में देखो इस बार आपको पता है ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, है ना? पैरा ओलंपिक हुए, ये आपके मेंस के सिलेबस में तो है ही है, पर प्री में हर बार 2-3 क्वेश्चन इसके देखने को मिलते हैं। अब जैसे वैसे तो प्री भी ऐसे ही होता है कि ओलंपिक पिछला होता है, तो वो 3-4 साल में वापस प्री आता है, तो वो वापस ओलंपिक का टाइम आ ही जाता है। इस बार थोड़ा-सा जल्दी हो रहा है, पर ओलंपिक, पैरा ओलंपिक भी अभी हुए ही हैं। तो इसको अपन लोग अलग से एक लेक्चर लेकर के इसके सारे जो भी फैक्चुअल डिटेल्स हैं, वो अपन लोग देख लेंगे। ये थोड़ा-सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर स्पोर्ट्स पर्सन जो भी होते हैं, जिनको कुछ मेडल मिला है या फिर और कोई स्पोर्ट्स में है, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फिर और अलग स्पोर्ट्स हों, वो थोड़े-से इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्यों इम्पोर्टेंट है? जैसे कि मैंने बताया पीवाईक्यू में आप उठा करके देख लो, तो ये चीज़ें आपको बार-बार देखने को मिलेंगी। ठीक है? तो ये बेसिक बात हो गई कि हमारा करंट अफेयर्स कैसे किया जाएगा, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट क्या है, करंट अफेयर्स में भी इम्पोर्टेंट क्या है। तो ये यहाँ तक की बात। तो अब हम इसके बाद में शुरू कर लेते हैं राजस्थान 2024 का। देखो अब जो जनवरी 2024 है उसको 8-10 महीने हो गए हैं। तो उसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बचती हैं हम लोग वो कवर करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें है राजस्थान की देखो 16th विधानसभा। अब विधानसभा को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। ये याद रख लेना थोड़ा-सा। ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में पता हो तो पार्ट 6 में आर्टिकल है 168, है ना? 168 से 212 आर्टिकल में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं वो किए गए हैं। आप अगर और इसमें डिटेल में ना जाएँ अपन तो देखो पूरा पॉलिटी वाला कवर करना तो मुश्किल होगा, पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का सीएम पार्ट होता है और जो मिनिस्टर्स होती है पूरी मतलब असेंबली होती है वो पार्ट होती है, प्लस जो गवर्नर हैं, वो भी इसके पार्ट होते हैं।
ठीक है, तो अभी चुनाव हुए थे, आपको पता है दिसंबर 2023 में चुनाव हुए थे, उसके बाद में हमारी नई सरकार बनी है। तो उसमें जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, वो 14 चीफ मिनिस्टर हैं, भजनलाल शर्मा जी। अब ये सांगानेर और ये इनकी जो विधानसभा है, जहाँ से ये इलेक्टेड हैं, वो लिखी हुई है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बेसिक नॉलेज के लिए, बेसिक अवेयरनेस के लिए थोड़ा-सा याद रहे तो अच्छा है। तो देखें हम लोग कि जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं, वो भजनलाल शर्मा जी हैं। फिर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी और प्रेमचंद बैरवा जी। अब ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड जो पॉलिटी में कंटेंट है, राजस्थान पॉलिटी में, वो आप देख सकते हो। वैसे आपको बताऊँ तो इससे पहले हमारे पास 4 उप मुख्यमंत्री पहले रह चुके हैं ना, 5 उप मुख्यमंत्री है ना, इंक्लूडिंग सचिन पायलट। तो आप शुरू से अगर देखोगे तो उसमें मैं याद करूँ तो कमला बेनीवाल जी उप मुख्यमंत्री रही हैं, सचिन पायलट से पहले। फिर उससे पहले बनवारी लाल बैरवा जी रहे हैं, फिर हरिशंकर भाभड़ा जी उससे पहले रहे हैं, और सबसे पहले टीकाराम पालीवाल जी, है ना? टीकाराम पालीवाल जी अ, उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये थोड़ा-सा पॉलिटी वाला फैक्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये याद रख लेना। आप कहीं पर लिखना चाहो या फिर आपकी पॉलिटी के नोट्स में हो, तो वहाँ से देख लेना, ठीक है? फिर प्रो टेम स्पीकर की बात करें तो देखो असेंबली में क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो या फिर सेंट्रल लोकसभा हो, तो उसमें क्या होता है, जब तक नई सरकार इलेक्ट होती है, जब तक स्पीकर इलेक्ट नहीं होगा, तो स्पीकर के इलेक्शन कराने से पहले, ताकि स्पीकर के इलेक्शन हो सके, प्रो टेम स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है। तो प्रो टेम स्पीकर कालीचरण सराफ जी, जो मालवीय नगर जयपुर विधानसभा से आते हैं, उनको अपॉइंट किया, और स्पीकर जो फिर बाद में इलेक्ट हुए, वो वासुदेव देवनानी जी हैं। तो ये हमारे 17th स्पीकर थे, और 14th चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा जी, 16th विधानसभा ये इलेक्शन थे। अब 16th विधानसभा का जो गठन हुआ, उसमें देखो 199, आपको पता है 200 असेंबली सीट्स हैं अपने यहाँ पर, है ना? जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल सीट्स हैं, वो कितनी है? 200 है। जबकि लोकसभा की कितनी है और राज्यसभा की कितनी है, ये आप देखना। राज्यसभा की 10 सीटें हैं और लोकसभा की 25 सीट्स हैं राजस्थान में, ठीक है ना? तो इसमें से बीजेपी को देखो 115 सीट्स मिली है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 69 टोटल सीट्स मिली हैं। एक बाप पार्टी है, भारतीय आदिवासी पार्टी, उसको 3 सीट्स मिली हैं। इस बार मेंस में भी काफ़ी फैक्चुअल सवाल इससे रिलेटेड पूछ लिया था। पर वो देखो ऐसे छोड़ने वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो अपन धीरे-धीरे बात करेंगे, कौन से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको छोड़ा जाए। फिर निर्दलीय इसमें 8 विधायक हैं। 199 सीटों पर ही क्यों चुनाव हुआ है? क्योंकि एक सीट श्रीकरणपुर सीट है गंगानगर में, है ना? श्रीगंगानगर में श्रीकरणपुर सीट थी। वहाँ पर जो वहाँ के मेंबर थे, उनकी डेथ हुई थी, तो उसके कारण ये डिले हुए थे इलेक्शंस, ठीक है? तो ये 199 सीट्स पे चुनाव हुए, उसके बारे में है। और कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमने प्रीवियस ईयर में अगर कभी कोई देखा है, तो वो क्या है, सर्वाधिक मतांतर से जीत, जो मैक्सिमम वोटिंग का जो डिफरेंस है, वो दिया कुमारी जी, जो हमारी उप मुख्यमंत्री भी हैं। फिर न्यूनतम मतांतर जो है, वो हंसराज पटेल जी हैं। महिलाओं की स्थिति देखें तो 20 महिला विधायक हैं इस बार, है ना? 182 टोटल वो थे जो जिन्होंने अप्लाई किया था एक तरीके से, तो उसमें से 20 लोग हैं जो सेलेक्ट किए गए, है ना? तो 20 महिला विधायक हैं। 15th जो हमारी विधानसभा थी, उसमें 23 महिला विधायकें थीं। फिर सर्वाधिक वोट प्रतिशत किसको मिला है? ये मनीष यादव विधायक हैं, 63.58 है ना, 63.58 है। अब अगर इसमें और परसेंटेज देखना चाहो, तो ये देखो फाइनल टैली में हमने यहाँ पर जो फोटोग्राफ है, उसमें भारतीय जनता जनता पार्टी है, उसकी 115 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की 69 है। यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं। वोट शेयर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 41.69% वोट शेयर है। देखो, आप कभी भी आरएएस की तैयारी में ये मत सोचना कि मैं ये वाला डाटा छोड़ दूँ, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकता है। जितनी चीज़ें यहाँ पर कराई जा रही हैं, उनको तो मत ही छोड़ कर के जाना। फिर इसमें से भी कुछ शॉर्टन करना चाहोगे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आईएनसी की बात करें तो उनको 39.53% वोट्स मिले हैं। फिर यहाँ पर हमने मंत्रिपरिषद की बात करें, तो मंत्रिपरिषद में देखो 12 कैबिनेट मिनिस्टर्स को शामिल किया है, 5 राज्य मंत्री हैं जो इंडिपेंडेंट चार्ज जिनको मिला है ना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, और 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं। अब वैसे अगर मंत्रिपरिषद की बात मैं आपको बताऊं, तो आपको पता होगा एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है ना? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको सीओएम अपन शॉर्ट में लिख दें। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक कैबिनेट होता है ना? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सीएम, ठीक है, और कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो इंडिपेंडेंट चार्ज है, वो आता है, ठीक है? यहाँ पर थोड़ा सा हौच-पौच हो रहा है, पर स्टिल यू कैन हियर इट, तो आपको सुनाई तो दे ही रहा है। तो सीएम, कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं। फिर इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, जिनको अटैच किया जाता है किसी मिनिस्ट्री के साथ में। और इसके अलावा इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स भी होते हैं। तो ये जो पूरा कंबाइंड पोर्शन है, ये पोर्शन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहलाता है। जबकि कैबिनेट क्या कहलाता है? जो सीएम, कैबिनेट मिनिस्टर्स और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो इंडिपेंडेंट चार्ज हैं, ये तीनों मिलकर के क्या कहलाते हैं? ये तीनों मिलकर के कैबिनेट कहलाते हैं, ठीक है? तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं। थोड़ा-सा फैक्चुअल है, देखो करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ाने की नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा-सा ऐड ऑन कर रहा हूँ। तो थोड़ी-सी फैक्चुअल चीज़ें हैं, पर आपको याद रखनी है। 2-3 बार इनको रिवाइज़ करेंगे, तो वो याद होंगी। फिर दिव्यकीर्ति सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही चर्चा में रही इस बार। मेंस में भी क्वेश्चन पूछ लिया। पी मारवाड़ गाँव नागौर की है, कई जगह पे जयपुर लिखा हुआ है, पर वो गलत है, ठीक है? तो पी मारवाड़ गाँव है नागौर में, वहाँ की रहने वाली हैं ये, और इन्होंने अर्जुन अवार्ड जीता है। एशियन गेम्स में इनको गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है? और ये पहली ऐसी
भारतीय महिलाएं जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है, किसके लिए? इक्विस्टेरियन के लिए। अब देखो ये वैसे इसको हिंदी में घुड़सवारी कह देते हैं, पर घुड़सवारी का भी कुछ अलग-अलग वर्जन्स होते हैं। तो ये इक्विस्ट्रियन है, घुड़सवारी कह लो चाहे इक्विस्ट्रियन कह लो। आप याद रखना क्या है, ये इंडिया की पहली महिला हैं जिनको घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड मिला है, ठीक है? एशियन गेम्स में इनको गोल्ड मिला है। ये कहाँ? नागौर, पी मारवाड़ गाँव, नागौर की रहने वाली हैं। फिर आगे बात करें तो यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट। अब यूनेस्को कुछ अवार्ड्स देता है कल्चरल हेरिटेज साइट यूनेस्को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कुछ अवार्ड्स ये देता है कल्चरल साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसमें अवार्ड ऑफ मेरिट इस बार दिया गया है फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, शहरी पुनरुद्धार और विरासत संरक्षण की श्रेणी में, है ना? अलग-अलग कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाते हैं। इस बार का ये जो अवार्ड है, ये दिया गया है किसको? बीकानेर हाउस न्यू दिल्ली को। अब बीकानेर हाउस न्यू दिल्ली, आप अगर कभी दिल्ली से जयपुर की आपने पहले, अब तो मुझे पता नहीं, पर पहले जो दिल्ली से जयपुर की बसेस चलती थी वॉल्वो, वो यहीं से चला करती थी, बीकानेर हाउस न्यू दिल्ली से। तो इनको कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए यूनेस्को का कौन सा अवार्ड दिया गया है? एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारे लिए राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब देखो इंग्लिश और हिंदी के लिए आप देख सकते हो साहित्य अकादमी अवार्ड। अब यही इंग्लिश में लिखा हुआ है, यही हिंदी में लिखा हुआ है, तो अब कंप्लेन मत करना इंग्लिश मीडियम वाले की आपने हिंदी में लिख दिया या फिर ऐसा कुछ। तो आप देखो गजय सिंह राजपुरोहित जी हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। इनकी जो काव्य कृति है, इनकी जो पोएट्री का कलेक्शन है, वो पड़कती प्रीत उसका नाम है। वैसे देखो इंग्लिश में तो ये थोड़ा-सा वही हो जाता है, मारवाड़ी नाम है पड़कती प्रीत, है ना? ल और ल में अंतर, आप ल और ड़ में अंतर आप जानते हो, तो आप मारवाड़ी जानते हो। तो पलकती प्रीत वाली बात है। पलकती प्रीत इनकी काव्य कृति है, कलेक्शन ऑफ पोएट्री है, राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड। अब साहित्य अकादमी अवार्ड है ना, आपको पता हो 7th शेड्यूल में जो भी लैंग्वेजेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में, हम लोग पॉलिटी देखेंगे तब देखेंगे, जो लैंग्वेजेस हैं उनके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। पर राजस्थानी भाषा उसमें नहीं है, फिर भी राजस्थानी के लिए ये साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है। फिर शिल्पग्राम उत्सव हर साल देखो दिसंबर में उदयपुर में ये ऑर्गेनाइज होता है ना? उदयपुर जो हमारी सिटी ऑफ लेक्स है, वहाँ पर ये ऑर्गेनाइज़ होता है। कौन ऑर्गेनाइज़ कराता है इसको? वेस्ट ज़ोन कल्चरल सेंटर, है ना? जिसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? ये उदयपुर में ही इसका हेडक्वार्टर भी है। तो ये इसको ऑर्गेनाइज़ कराता है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। 10 दिवसीय ये कार्यक्रम था, 22 दिसंबर से इसको शुरू किया गया था। ये हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब नहीं बचता है। पर ये जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है? पद्मश्री कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अवार्ड किसको दिया गया? 2 लोगों को ये अवार्ड दिया गया, जयेंद्र सिंह जडेजा और डॉक्टर राजेश कुमार व्यास को ये अवार्ड दिया गया था। ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो शिल्पग्राम उत्सव है, वेस्ट ज़ोन कल्चरल सेंटर उदयपुर द्वारा ये ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर भी वेस्ट ज़ोन कल्चरल सेंटर है। ये देखो सेंटर की जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके अंडर आता है ना? ये राजस्थान की मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता है, ये सेंट्रल की मिनिस्ट्री है, उसके लिए अलग-अलग ज़ोन्स बनाए हुए हैं, वेस्ट, नॉर्थ और अलग-अलग ज़ोन्स हैं, तो उसमें से वेस्ट ज़ोन जो है, उसका हेडक्वार्टर उदयपुर में है। फिर राजस्थान सरकार द्वारा देखो क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स 23 जुलाई जिला मुख्यालयों पर 50 से 100 बेड वाले क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं, तो ये एक बार याद रखना अपने को। क्या याद रखना है? 23 जिला मुख्यालयों पर ये क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं। फिर देखें किसान दिवस 23 दिसंबर को, अगर आपको पता हो कि किसकी जयंती के दिन ये मनाया जाता है, तो आप कमेंट में बताना। दिल्ली में देखो एक अन्नदाता कार्यक्रम आयोजित हुआ। उसमें राजस्थान के 2 किसानों को सम्मान अवार्ड दिया गया, है ना? किस चीज़ के लिए अवार्ड दिया गया? ये कृषि से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, उनके लिए अवार्ड दिया गया। और किन-किन को दिया गया? जगदीश प्रसाद पारीक है और एक डॉक्टर सुंडाराम वर्मा है। इन 2 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जगदीश प्रसाद जी, इनको पहले पद्मश्री भी मिल चुका है, ठीक है? बहुत बड़े-बड़े ये फल और सब्जियाँ ये सब उगाने का इनका रिकॉर्ड भी है, तो इनको पहले पद्मश्री भी मिल चुका है। तो ये आप देख लेना, याद रखना, जगदीश प्रसाद पारीक जी और डॉक्टर सुंडाराम वर्मा। किस दिन मिला था? किसान दिवस पे राजस्थान के इन दोनों किसानों को मिला। फिर ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट फेयर, अखिल भारतीय हस्तशिल्प शिल्प मेला, ये जेके के जयपुर में। देखो जेके के शॉर्ट है किसके लिए? जवाहर कला केंद्र के लिए। ये 21 से 26, ये डेट्स हमको अभी याद रखने की जरूरत नहीं है। कौन ऑर्गेनाइज करता है? नाबार्ड, जो नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है, वो इसको ऑर्गेनाइज करता है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। अब ये कृषि थोड़ा-सा गलत लिखा हुआ है, तो देख लेना। हिंदी टाइपिंग थोड़ी-सी टफ है, आप जानते हो हिंदी टाइपिंग, और ये जो पैड है इसके ऊपर ये लिखना, है ना? तो ये लिखना थोड़ा-सा, हैंडराइटिंग वैसे मेरी इतनी खराब है नहीं, तो आप लोग देख लेना। समझ में आपको आ ही रहा होगा, बेसिक सारी चीज़ें पीपीटी में बनी हुई हैं। फिर देखो ये राजस्थान का पहला, जैसे कि हमने शुरू में बात की थी कि कुछ भी ऐसा होगा राजस्थान का पहला, भारत में राजस्थान का पहला, तो ऐसा स्नेक पार्क बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है भई? ये कोटा में बनाया गया है। कोटा बूंदी हाईवे है, वहाँ पर ये है, तो आप याद रख लेना, कोटा याद रख लेना कि राजस्थान का पहला स्नेक पार्क कहाँ है? कोटा में है। अब मैं आपको बताऊँ तो यूपीएससी के जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं ना, उनको क्या है कि ये घमंड हो जाता है कि मैं ऐसी चीज़ें नहीं याद करूँगा। पर आरपीएससी आपको बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन देगी, तो आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी कि राजस्थान का पहला स्नेक पार्क कहाँ है? जो आपको पहले रोडवेज़
बसों में जो किताबें मिला करती थी उस पे जैसे फैक्ट्स होते थे वैसे फैक्ट्स पूछने की आदत है आरपीएससी की, तो अपन को थोड़े बहुत वो फैक्ट्स तो देखने पड़ेंगे। अपना मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू बी सेलेक्टेड इन दिस एग्जामिनेशन, है ना? और वो सिलेक्शन के लिए हमारी पहली सीढ़ी क्या है? आरएएस प्री है। तो वो पहली सीढ़ी पार करने के लिए हमको जो करना पड़ेगा वो हम लोग करेंगे, चाहे उसमें स्नेक पार्क याद रखना हो, वो कोटा में है ये याद रखना हो, तो हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, फिर साउथ एशिया लाडली मीडिया अवार्ड होता है एक, देखो एक एनजीओ है मुंबई का, वो एनजीओ का नाम है, देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है पॉपुलेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन फर्स्ट एनजीओ है। ये क्या करता है कि जो कुछ मीडिया प्रोफेशनल्स जो जेंडर सेंसिटिविटी जैसे इश्यूज के बारे में ज़्यादा बात करते हैं या फिर उसको हाईलाइट करते हैं, तो उनको ये अवार्ड देता है। अलग अलग कैटेगरीज में ये भी दिया जाता है। राजस्थान के देखो कानाराम मुंडियार जी हैं, राजस्थान पत्रिका भिलवाड़ा के ये संपादक हैं, तो इनको ये अवार्ड इस बार दिया हुआ है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो मेरी थोड़ी-सी आदत है स्टार बनाने की, तो वो आप लोग देख लेना, इंपॉर्टेंट होगा बताऊँगा। वैसे जनवरी से जुलाई तक तो आप टेंशन ही छोड़ देना, मैंने भी इतना रिफाइन कर के इसको ये पीपीटीज़ बनाई हैं कि इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही है ना? एक आधी कुछ ऐसी आ जाएगी तो आई विल टेल यू। अब देखो आगे देखते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा। अब ये 16 दिसंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा चालू हुई। अपनी सरकार जो थी, राजस्थान की जो 16वीं विधानसभा थी, वो 15 दिसंबर को बनी। है ना? 15 दिसंबर को अगर आपको जानकारी के लिए बता दूँ, तो भजन लाल जी का जन्मदिन भी 15 दिसंबर को है। उसी दिन सरकार जो हमारी विधानसभा थी वो बनी थी। फिर अगले ही दिन 16 दिसंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा चालू की। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और भजन लाल जी जो हैं, उन्होंने टोंक से इसको शुरू किया। ठीक है? तो ये इतनी सारी बातें कर ली। अब ये इतनी सारी वाली बातों में अपन देखते हैं इस स्लाइड पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। राजस्थान का पहला स्नेक पार्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो कि कोटा में है। साउथ एशिया जो ये लाडली मीडिया एडवर्टाइजिंग अवार्ड है, ये कानाराम मुडियार को दिया गया है ना? राजस्थान के निवासी हैं, भिलवाड़ा राजस्थान पत्रिका में ये संपादक हैं। फिर विकसित भारत संकल्प यात्रा देखो 16 दिसंबर 2023 को ये शुरू हुई थी और कहाँ से शुरू हुई थी? ये हमको याद रखना है, टोंक से ये शुरू हुई थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, देखो कुछ स्पोर्ट्स पर्सन हैं, दीपेंद्र सिंह पलसाना है, ये 66th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप थी, उसमें जूनियर कैटेगरी में इनको गोल्ड मेडल मिला है। अभिनव चौधरी जी हैं, ये 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल का खिताब इन्होंने जीता है, कहाँ पर? नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में। अब देखो जूनियर और सीनियर की जो चैंपियनशिप होती है, अगर कोई आप में से स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको पता होगा, जूनियर गेम्स अलग होते हैं और सीनियर गेम्स अलग होते हैं। मतलब सीनियर नेशनल्स अलग टाइम पे होते हैं, जूनियर नेशनल्स अलग टाइम पे होते हैं। तो आप ये कोई कन्फ्यूज़ ना करें कि सीनियर वाले और जूनियर वाले एक साथ हुए होंगे, ऐसा कुछ हम जगह याद नहीं कर रहे हैं। हमको सिर्फ इनका नाम, इनका गेम और इनको कोई मेडल मिला है वो याद रखना है। तो दीपेंद्र सिंह जी को गोल्ड मेडल मिला है 66th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में, तो ये शूटिंग इनका स्पोर्ट है। अभिनव चौधरी हैं, रैपिड फायर पिस्टल है, तो शूटिंग ही इनका स्पोर्ट है। इसमें इन्होंने रैपिड फायर पिस्टल का खिताब जीता है। फिर अनंतजीत हैं, ये उनियारा टोंक के रहने वाले हैं, इन्होंने इंटरनेशनल स्कीट चैंपियनशिप में, है ना, सीनियर नेशनल का टाइटल जीता है। ठीक है, स्कीट चैंपियनशिप आपको पता हो तो हमारे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी हैं, है ना? राज्यवर्धन राठौड़ हैं, जयपुर ग्रामीण से सांसद हैं, तो उनको उनका भी गेम जो था वो स्कीट निशानेबाज़ी था, है ना? आपको वो लंबी सी एक राइफ़ल होती है, उससे जो शूटिंग होती है उसको स्कीट बोलते हैं। तो आप ये इंटरनेट पे चेक कर लेना, वैसे थोड़ा-सा क्यूरियस होना चाहिए इंसान को, इंटरनेट पे चीज़ें चेक करता रहे तो उसको अवेयरनेस थोड़ी अच्छी रहती है। फिर आगे देखते हैं हम लोग कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, जैसे कि एडिशनल डीजीपी वीके सिंह हैं, अभी आपको पता ही होगा एसआईटी गठित हुई थी दिसंबर में ही पिछले साल, तो वो एसआईटी किसके लिए थी? पेपर लीक जो बार-बार हो रहे थे। मेरे को लगता है पिछले 2-3 सालों में जितने भी पेपर हुए हैं सब लीक हुए हैं। आरएएस वाला बच गया था वैसे, आरएएस वाला बच गया था, उसके अलावा जितने पेपर हुए हैं वो सब लीक हुए हैं। एसआई की जो भर्ती थी वो आप देख ही रहे हो, उसकी जाँच के लिए देखो एसआईटी बनाई थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, उसके जो प्रमुख रखे गए, वो किनको रखा गया? एडिशनल डीजीपी हैं वीके सिंह जी, है ना? उनको रखा गया। फिर एक रेखा मीणा जी हैं, आप इनको याद रखना, ये मेरे हिसाब से ये झुंझुनू के पास में गाँव पड़ता है, वहाँ की ये रहने वाली हैं। इनको सीडीएन पीपल अवार्ड दिया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है भाई सीडीएन पीपल अवार्ड हमको? ये कार इंडस्ट्री जो होती है या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो होती है, उसका ऑस्कर इस अवार्ड को बोलते हैं, है ना? उसका ऑस्कर इस अवार्ड को बोलते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, कार डिज़ाइन के लिए दिया जाता है। तो रेखा मीणा जी हैं, खेतड़ी शायद खेतड़ी झुंझुनू से ये हैं, तो आप याद रखना। तो रेखा मीणा जी को कौन-सा अवार्ड दिया है? सीडीएन पीपल अवार्ड, कार इंडस्ट्री या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ऑस्कर इसको बोलते हैं। फिर देखो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे, इंग्लिश मीडियम वाले इधर देख लेना भाई, नेशनल कंज्यूमर डे है। कब मनाया जाता है ये? तो ये आप याद रखना 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। 23 को हमने क्या देखा? किसान दिवस मनाया जाता है। 25th ऑफ दिसंबर को क्या मनाया जाता है? आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, मैं आपको वैसे बताऊँ तो अटल बिहारी जी की जयंती होती है उस दिन, तो उस दिन कौन-सा दिवस मनाया जाता है, वो आप मुझे कमेंट में बताना। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, नेशनल कंज्यूमर डे, इसकी थीम इस बार क्या रही थी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन द एरा ऑफ ई-कॉमर्स एंड डिजिटल ट्रेड। ई-कॉमर्स और डिजिटल ट्रेड के युग में उपभोक्ता, ठीक है? उपभोक्ता संरक्षण, है ना? संरक्षण लिख लेना इसको, संरक्षण।
तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है और इसके अलावा और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है नहीं। एक सिल्वर विंग्स करके ऐप बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है ये ऐप? जो 60 साल से जो अधिक आयु वाले लोग होते हैं, जो मान लो सरकारी सेवा में है, वो रिटायर हो गए और वो रिटायर होने के बाद में बोर होते रहते हैं। तो वो बोर होते रहते हैं, तो उनके हेल्थ और उनके मनोरंजन के लिए ऐसा ऐप एक सिल्वर विंग्स नाम से डिज़ाइन किया गया है। वैसे तो आजकल ये इंस्टाग्राम, फेसबुक और इन पे शॉर्ट्स और रीलें आ गई, तो अब है ना, जो 60 साल वाले 60 साल के बाद वाले हैं, वो इतना ज़्यादा भी बोर नहीं होते। पर फिर भी आपको याद रखना है, सिल्वर विंग्स ऐप है। किसके लिए है ये? स्वास्थ्य और मनोरंजन किसका? 60 साल से अधिक आयु वाले लोगों का। ठीक है? तो ये हमारा जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स था। उससे पहले हमने कुछ बेसिक बातें की कि हम लोग कैसे कवर करने हैं, आपको कितना कवर करना है और क्या-क्या इम्पोर्टेंट रहने वाला है। करंट अफेयर्स की क्या इम्पोर्टेंस है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग अगले लेक्चर में फ़रवरी 2024 का जो राजस्थान का करंट अफेयर्स है, वो देखेंगे। हैंडराइटिंग के लिए माफ़ी चाहूँगा, हैंडराइटिंग कोशिश करूँगा इस पे सुधार लूँ। पेन एंड पेपर वाली मुश्किल से सुधरी है। इस पे भी कोशिश करेंगे अपन सुधारने की। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।